सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या टॉपिक में ज्ञान के टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें बताया गया है जो ज्ञान का विस्तार काल के क्रमानुसार उसका किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। ज्ञान एपिस्टेमोलॉजी शब्द का उद्गम 19वीं शताब्दी में हुआ, जबकि इससे पूर्व कई शताब्दियों तक यह प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान समस्या के रूप में जर्मन शब्द के नाम से जाना जाता था। यदि हम विश्व को दार्शनिक चिंतन के आधार पर वर्गीकृत करें तब मुख्यतया इसे दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे यह दो वर्ग बताए हैं, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन। इनमें से भारतीय दार्शनिक चिंतन अत्यंत प्राचीन है, जिनका ज्ञान हमें वेद, उपनिषद और षड दर्शन आदि के अध्ययन करने के द्वारा प्राप्त होता है। भारतीय दर्शनों में आत्मिक एवं आध्यात्मिक जो चिंतन है यह पाश्चात्य दर्शन से पूर्णतः भिन्न है। सभी भारतीय दर्शन आत्मा के प्रत्यय को स्वीकार करते हैं तथा एक ही समय में इसे अद्वैत और द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अनेक व्याख्याओं से लगभग एक समान रूप से व्यक्त करते हैं। अतः इसे काल क्रमानुसार क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता है। 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो भी समय है उसमें भारत अनेक बाह्य आक्रमणों का से घिरा रहा, उनका सामना किया उसने, और जिसके कारण दर्शन एवं ज्ञान का जो भी विस्तार था वह काफी पिछड़ा रहा, कोई ज्यादा उसमें तरक्की नहीं हुई। तबकि उसी समय पाश्चात्य दर्शन अत्यधिक उन्नति कर सका और जो कालीन भारतीय उच्च दर्शन या उच्च कोटि के आत्मिक ज्ञान के साथ साथ जो भी भौतिक रूप से पूर्णतया समुन्नत चिंतन की ओर रहा। इस चिंतन ने भारत में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत उन्नत संस्कृति का पोषित किया। उस काल में महान भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, रसायन शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री जो भी थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण साथ साथ उन्होंने आत्मानुभूति महान जो भी संत थे, जबकि पाश्चात्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति की उत्पत्ति के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए अग्रसरित हुआ। वहीं पाश्चात्य दर्शन की सत्य की खोज कभी मन के द्वारा, कभी अंतर्दृष्टि के द्वारा, तो कभी बाह्य पुष्टि के द्वारा संभव मानता रहा। पाश्चात्य दर्शन वहीं इस प्रकार से सुकरात व प्लेटो जो महान दार्शनिक रहे, उनके विचार जगत से लेकर पूर्णतः भौतिक जगत की ओर जो को भी सत्य मानते हुए आधुनिक भौतिकता को भी प्राप्त करते रहे। इसी कारण वह आज दोनों विकास को समन्वित करते हुआ पूरा भारतीय वैभवपूर्ण आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सका है। आज अनेक आक्रमणों को झेलने वाली भारतीय संस्कृति भी अनेक झंझावातों को झेलते हुए पाश्चात्य भौतिकवादी चकाचौंध की आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गई। इस प्रकार हम भारतीय
दूसरा है आपका मध्यकाल। अब तीसरा बताया गया है आपका आधुनिक काल। अब इस हिसाब से प्राचीन ग्रीक काल में सोफिस्ट सुकरात, प्लेटो, सोफिस्ट है, सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु एवं संदेहवादी विचारधारा के जितने भी दार्शनिक हैं वह सब इस काल के दौरान इस काल के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जो मध्यकाल है उसमें सभी धार्मिक चिंतन वाले जो भी दार्शनिक हैं उनकी विचारधाराएं हैं, उनके जितने भी कार्य बताए गए हैं, उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सब का वर्णन मध्यकालीन धार्मिक चिंतन के द्वारा किया गया है। अब आधुनिक काल, आधुनिक काल को उन्होंने पुनः 3 उपकालों में बांटा है, जैसे पूर्व आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल और समकालीन रसेल। आधुनिक काल को 3 उप कालों में बांटा गया है। इसमें है नंबर 1 आपका पूर्व आधुनिक काल, नंबर 2 है इसमें आपका उत्तर आधुनिक काल, और नंबर 3 बताया गया है इसमें समकालीन काल, रसेल का काल। जो महान दार्शनिक रहे हैं रसेल, उनका काल, जिसका उन्होंने निम्नवत विस्तार भी किया है। ये जो सोफिस्ट है, सोफिस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के सोफिया शब्द से बताई गई है, जिसका अर्थ क्या है? बुद्धि, अर्थात सोफिस्ट शब्द का प्रयोग अति बौद्धिक व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे सोफिस्ट प्राचीन ग्रीक के वे बौद्धिक एवं व्यावसायिक शिक्षक थे जो धनाढ्य ग्रीक युवाओं को धन के बदले गुणों एवं निपुणता की शिक्षा देते थे। ईसा से पूर्व 5वीं शताब्दी में गुणों के स्वरूप सोफिस्ट शाही योद्धा के गुणों जैसे साहस, शारीरिक, मानसिक शक्ति, सामर्थ्य आदि को प्राथमिकता देते थे, जबकि 5वीं शताब्दी के उपरांत जनतांत्रिक एथेंस में गुणों का तात्पर्य उस भाषाई कौशल से था जिसमें नागरिकों को परिभाषित किया जा सके। सोफिस्ट जो विचारकों के प्रमुख नाम प्रोटोगोरस, जॉर्जियस, एंटीफोन और हिप्पियस, प्रोडिकस तथा थ्रेसिमेकस प्रमुख थे। सोफिस्ट लेख ग्रंथों का अभाव होने के कारण उस काल की जो भी जानकारी प्रमुख रूप से प्लेटो की रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती थी। प्लेटो ने सोफिस्टों के चिंतन के क्षेत्र को फिलोसफी के चिंतन के क्षेत्र से अलग मानते हुए इसे सोफिस्ट्री की संज्ञा दी थी। सोफिस्ट्री के अंतर्गत सोफिस्ट भाषाई चातुर्य का प्रयोग करते हुए
केंद्र बिंदु जो था वह किसी वस्तु का होना या ना होना सिद्ध करना था, जिसके लिए वे भाषाई तर्कों का प्रयोग करते थे। और सोफिस्टों के चिंतन की विषय वस्तु के निम्नलिखित इन्होंने 3 बिंदु बताए थे। जैसे वस्तुएं उपस्थित हैं, हम वस्तुओं को उपस्थित, जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उन्हें जान सकते हैं। अब और बताया है उन्होंने तीसरी बात को कि जो उपस्थित है उसके विषय में हम दूसरों को बता भी सकते हैं। ठीक है, परंतु सोफिस्ट मुख्यतः जॉर्जियस ने अपने वक्तव्य को 3 विपरीत तर्क में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कुछ भी उपस्थित नहीं है, यदि कुछ है भी तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। और तीसरा इन्होंने महत्वपूर्ण जो तत्व बताया, उन्होंने कहा है कि यदि संयोगवश तुम उसके बारे में कुछ जान भी गए तो भी तुम उसे दूसरों को संप्रेषित नहीं कर सकते हो। जॉर्जियस के तर्कों ने सिद्ध किया कि शाब्दिक तर्क के माध्यम से चतुर वक्ता गलत को सही सिद्ध कर सकते हैं। अतः भाषाई एवं तार्किक तर्क इस जगत का सत्य ज्ञान नहीं दे सकते। उन्होंने यह साबित भी किया। अब सुकरातीय प्लेटो का काल। अब जो बताया गया है सुकराती प्लेटो का काल बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सुकरात मुख्यतः वह पहला दार्शनिक था जिसने मानवीय चिंतन, बौद्धिक विकास एवं संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित किया था। वह प्लेटो का गुरु था, जिसे पाश्चात्य दर्शन की नींव का निर्माता माना जाता है। तथा प्लेटो ने अपनी पुस्तक थीटियस में सुकरात द्वारा आरंभ में स्वीकृत व बाद में खंडित की गई ज्ञान की 3 संभावनाओं का वर्णन किया है। इन 3 संभावनाओं में प्रथम है प्रत्यक्ष, दूसरा है सत्य मत अथवा विश्वास और तीसरा है संभावना।
वर्णन भी किया है। सुकरात के अनुसार ज्ञान की वह परिभाषा की खोज करना मूर्ख है, चाहे वह किसी सत्य विश्वास का ज्ञान हो या फिर विवेद हो या कुछ अन्य ज्ञान हो, न तो प्रत्यक्ष न सत्य मत। चाहे वह किसी सत्य विश्वास को ज्ञान हो, न तो वह तर्क है न इनके द्वारा मिश्रित रूप से की गई व्याख्या का ज्ञान है। उन्होंने अपने अनुसार ज्ञान की जो भी परिभाषा दी उसमें समस्त गुणों का समावेश बताया। अब सुकरात समस्त सद्गुणों को ज्ञान अथवा ज्ञान का रूप मानता था। उनके अनुसार मनुष्य के गुण यदि बौद्धिक नहीं है तब वे ज्ञान नहीं कहे जा सकते। यदि गुण लाभदायक हैं अर्थात सद्गुण हैं तब वह ज्ञान कहला सकते हैं। उदाहरणतः वह मानता था कि आत्मा के गुण में न तो लाभदायक होते हैं और न ही हानिकारक होते हैं, परंतु वे लाभदायक बनाए जा सकते हैं जब बुद्धि के साथ प्रयुक्त होने तथा हानिकारक बन सकते हैं यदि वे मूर्खता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार सुकरात व प्लेटो दोनों ही ज्ञान को परम सद्गुण की संज्ञा देते थे। प्लेटो ने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप विवेक ज्ञान को माना है। अब है अरस्तु का काल। अरस्तु का काल प्राचीन ग्रीक दर्शन का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। अरस्तु, जिसने तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा, विज्ञान, राजनीति, गणित, कृषि, चिकित्सा, नृत्य एवं नाट्य, थिएटर, कलाओं जैसे क्षेत्रों में महान कार्य किए एवं एक संपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व भी किया। हालांकि वह प्लेटो का शिष्य था, परंतु वह प्लेटो व सुकरात दोनों की तुलना में अधिक अनुभववादी दृष्टिकोण रखता था। उन दोनों से ज्यादा ज्ञानवादी था। अरस्तु वैज्ञानिक विधियों का परिणेता था। उसने सब गुणों की व्याख्या बौद्धिक तर्क के आधार पर प्रस्तुत की। इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण की व्याख्या भी बौद्धिक तर्क के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत की। उनके समस्त ज्ञान का मुख्य स्रोत बौद्धिक तर्क था। अरस्तु ने अपने शिक्षक प्लेटो के ज्ञान सिद्धांत को स्वीकार करते हुए वस्तुओं और विचार दोनों की सत्ता को स्वीकार किया। अरस्तु के लिए सभी वस्तुएं भौतिक पदार्थ एवं उनके अभौतिक पदार्थ और अभौतिक रूप का योग होती थी। अपनी तत्व मीमांसा में अरस्तु ने सृष्टि में भौतिक वस्तुओं तथा उनके अमूर्त विचारों के महत्व पर विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्ति के साधन के क्षेत्र में प्लेटो के महत्व पर विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्ति का आधार तर्कवाद एवं संवादवाद से आगे बढ़कर कारण के प्रदर्शन व घटना की व्याख्या की आवश्यकता को भी साथ जोड़ा। यह अनुभवजन्य ज्ञान, निरीक्षण, प्रयोग व आधुनिक विज्ञान की नींव था, जिसने उस व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान का विरोध किया जो प्रत्यक्षीकरण, अंतर्सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित था। सृष्टि रचना के कारण की व्याख्या करते हुए अरस्तु वस्तु के अमूर्त विचार एवं मूर्त वास्तविकता के मध्य संबंध के 4 कारक बताते हैं। पदार्थ, जिस पदार्थ से वस्तु निर्मित होती है वह पदार्थ आवश्यक है, कुशल कारक है। वस्तु निर्माण का साधन अथवा कुशलता का होना भी आवश्यक है। औपचारिक कारक जो इसने बताए हैं उसमें
के लिए इतना ही, बस हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।